नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में जो मैं पुस्तक लाई हूं उसका नाम है सॉरी आर्यभट्ट सर और इसकी रचयिता है शेफाली शर्मा। दोस्तों, आज हम इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। पेपर बैग में 2024 में प्रकाशित हुई है और बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। पृष्ठ 119 और मूल्य 199। परिचय देना चाहूंगी शेफाली जी का। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश निवासी हैं। इन्होंने MSc MA किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा श्रीमती माधुरी देवी अग्रवाल स्मृति पुनर्नवाल नव लेखन पर इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। अनेक साझा संकलनों में इनकी कविताएं संकलित है और शायद यह इनकी प्रथम कृति है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है जो इस दुनिया में लेकर आए और जिनके बीच पली बड़ी, यानी अपने माता पिता को और अपने सगे संबंधियों को, भाई बहनों को। अब मैं इस पुस्तक की बात करूंगी तो इसमें मुक्त छंद में 80 कविताएं हैं। इन गद्य कविताओं का स्वर मुखर है। इनमें युवा मन की खलबलियां हैं, उबाल है, जिरह है, सवाल है, आक्रोश है, बगावत है, पीड़ा है, खतरा है, शक है, हथियार है, धर्म का खेला है, नकारात्मकता की परछाई है, 21वीं सदी की पदचाप है, थाप है। स्त्री विमर्श के बहाने उन्हें चेताया गया है कि उन्हें संपत्ति में अधिकार लेने के लिए सीखना होगा। इस तरह की कविताएं हैं इसमें। और जीवन के रंगों को स्याह चश्मे से देखने का प्रयास किया गया है। नैराश्य का स्वर भी कुछ मुखर है, लेकिन साथ ही सोए हुए को जगाने का प्रयास किया गया है। आतंकवाद युद्ध की विभीषिका को गूंथा गया है। भाषा नवीन है, प्रतीक नवीन, उपमाएं हैं, बौद्धिकता है, इनमें गांभीर्य है, करुण और रौद्र रस मुख्य हैं। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। प्रतीकात्मक कविताएं हैं। शीर्षक कविता सॉरी आर्यभट्ट सर, यह प्रतीकात्मक है। कुशल गणितज्ञ आर्यभट्ट को केंद्र में रखते हुए कविता युद्ध की तबाही को बिंबित करने में सक्षम है और हाशिए पर पड़े वर्ग के आंसू दिखलाने में भी समर्थ है। इनकी ये कविताएं अलग तरह की कविताएं हैं। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतजार रहता है। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी कविताओं के बारे में। पाठ मैं करती हूँ कुछ कविताओं का। सर्वप्रथम है रूंगर वाली। शब्द देखो, मैंने पहली बार सुना है। रूंगर वाली, चैने वाली, पाली वाली, बनी के पुरा वाली, यहाँ वाली, वहाँ वाली। कुछ शहरों के नाम और थोड़ा थोड़ा उन शहरों को भी हमने सिर्फ इसलिए जाना क्योंकि हमारी दादियाँ, चाचियाँ, भाभियाँ आई थी वहाँ से। उन शहरों का स्वाद, तौर तरीके, तीज त्योहार हमने उन्हीं से जाना। उन्हीं ने उन शहरों को हम में बसाया। ये बात और है कि अब वो शहर भी उनका नाम नहीं जानते। वो क्या, उनका नाम तो हम भी नहीं जानते और शायद भूल गई होंगी वो खुद भी। देखिए कितना बड़ा स्त्री विमर्श है। आगे लिखा है कि याद रखे गए वारिस जिनके अंगूठे के निशान जिंदा है कागजों पर, इन बेनाम औरतों के हाथों के निशान कंडों से, रोटियों से हमारी आत्मा तक उतर गए। दीवारों पर उनकी तस्वीर भले ही ना हो, पर आज भी अपना फर्श उधेड़ पाओ तो ताजे मिलेंगे लीपते वक्त हथेलियों से बनाए गए घुमावदार निशान। तो दोस्तों, देखा आपने इस कविता की खूबसूरती कि इन्होंने स्त्री विमर्श की बात की है कि सच में, लेकिन ये आजकल ऐसा नहीं है। ये गांव में जो स्त्रियां हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में रहती हैं, जो घर में काम करती हैं, उन स्त्रियों की बात की है। सच, ये बात सच है कि हमारी दादी, चाची, भाभियां, उनको हम जानते थे कि वे वहां वाली, उनको उसी से पुकारा जाता था जहां से वे आई हैं। साथ ही मेहनत कश स्त्रियों की बात की गई है। तो ये थी इनकी कविता का क्लेवर और फ्लेवर। एक और देखिए कविता, हमें माफ कर दो बच्चों। कुछ पंक्तियां कि हमें माफ कर दो बच्चों, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा ख्याल वैसे नहीं रख पाए जैसे हमें रखना था, जैसा हम रख सकते थे। और इसमें लिखा है, तुम्हें निकलना पड़ा कड़ी धूप में, करना पड़ा मीलों का सफर, कभी पैदल, कभी गोद में लटके, कभी अध टंगे साइकिल में, कभी ठुसे हुए चौपाहियों में भूखे पे।
यह सफ़र बनाया जा सकता था बेहतर, पर हम नहीं बना पाए जैसा हमें बनाना था, जैसा हम बना सकते थे। हमें माफ़ कर दो बच्चों, हमें माफ़ कर दो। ये पंक्तियां हैं उन बच्चों के लिए जो सच में हाशिए पर पड़े वर्ग को चिन्हित करते हैं, उनकी बात कहते हैं। एक है इंद्रधनुष। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बचाते हुए एक रहने की आखिरी और पुरजोर कोशिश है इंद्रधनुष। कोशिशें हमेशा खूबसूरत होती हैं, अनेक होते हुए एक रहना काले या सफेद हो जाने से बेहतर है। बहुत सुंदर। तो ये है इनकी कविताओं का अंदाज। राष्ट्र के लिए इन्होंने लिखा कि यदि राष्ट्र एक आबादी है और जिसकी साझा भाषा और साहित्य हो, तो हमारी साझा भाषा है प्रेम और साहित्य है संविधान। अब हम अपने बच्चों को किसी फसाद का हिस्सा नहीं होने दे सकते। इन्होंने ये बात बहुत मुखर स्वर में उठाई है कि युद्ध नहीं करना, आतंकवाद का शिकार नहीं बनाना, उन्हें ढाल नहीं बनाना, उन्हें हथियार नहीं बनाना बच्चों को। एक कविता सुनिएगा कि कितना मनुष्य बचेगा हमारे अंदर। इसकी चंद पंक्तियां। धर्म के नाम पर इतना धर्म, भक्ति और विश्वास के नाम पर इतना पाखंड, कभी कभी डर लगता है। कितना मनुष्य बचेगा हमारे अंदर, या कितने राक्षस हो जाएंगे हम, या कितने राक्षस हो जाएंगे हम। ये सच में इस सदी का ये सबसे बड़ा सवाल है, ये इन्होंने उठाया है। एक है कि कीमत चुकाई जा सकी, कीमत चुकाई जा चुकी है। ये भी एक स्त्री विमर्श है, जो कन्या भोज है उस पर इन्होंने व्यंग्य करते हैं। व्यंजना बहुत है इन कविताओं में, सब में, कि सुनो कन्या भोज में जाती लड़कियों, इनकार कर देना देवी होने से, किसी के देवता हो जाने की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। फिर किसी के रास रचाने, अग्नि परीक्षा लेने का महिमा मंडन ना हो। होशियार रहना ताकि कोई पत्थर तुम्हें पत्थर न बना सके। तुम्हारे हाथ में किताबें, खाते में तनख्वाह और अलमारी में मनपसंद कपड़े तुम्हारा अधिकार है, जिसकी कीमत चुकाई जा चुकी है। बहुत सुंदर। एक और है, क्या पेड़ ये बात जानते हैं? मैंने कहा बताओ पेड़ क्या क्या देते हैं। बेटे ने कहा फल और ऑक्सीजन। मैंने कहा लकड़ियां नहीं देते? उसने कहा नहीं, वो हम काट कर लेते हैं। मैं तब से सोच रही हूं क्या पेड़ ये बात जानते हैं, या उन्हें भी औरतों की ही तरह झूठा अभिमान है देने का, देते रहने का, देने का, देते रहने का। इन्होंने यहाँ पर त्याग की बात की है, स्त्रियों के त्याग की। बस बहुत हो गया त्याग, स्त्रियों को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। जब बच्चे सीख लेते हैं हथियार चलाना, बुरा समय वो समय होता है जब कुछ बंदूकें बच्चों को अनाथ कर देती हैं। आंगन में रखे जाते हैं बच्चों के शव, बम स्कूलों को ध्वस्त करते हैं, किताबें जला दी जाती हैं, खेल के मैदानों में खड़ी कर दी जाती हैं तोपें। वो और भी बुरा समय होता है जब खिलौने की दुकान में रख दिए जाते हैं बम, बंदूक और तोपें। खेल खेल में ही सही बच्चे जान लेते हैं कि जान ली जा सकती है। और इससे भी ज्यादा बुरा समय वो होता है जब बच्चे सीख लेते हैं हथियार चलाना। तो दोस्तों, ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि बच्चे हिंसा करते हैं। हमें रोकना होगा अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। हमें ऐसा साहित्य रचना चाहिए कि बच्चों की दिशा, मनोदिशा हम मोड़ सकें। माँ से बड़ा कोई चित्रकार नहीं होता, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। मैं एक बता देती हूँ कि वो जानती है रोज की तरह आज का चित्र भी सबसे सुंदर है, इसलिए कभी बीचों बीच तो कभी दाहिने तरफ बना देती है ढाल, हमारी तुम्हारी नजरों के लिए। ध्यान से देखना कभी बच्चों को, माँ से बड़ा कोई चित्रकार नहीं, माँ से बड़ा कोई चित्रकार नहीं। तो ये है इनकी कविताएं। एक है चेतावनी, ये ध्यान से सुनिएगा। क्यों ढूंढते हो मंगलसूत्र मेरी गर्दन में, माथे की बिंदी और मांग के सिंदूर से तय करते हो अपना आचरण। यदि मेरे आभूषण तुम्हारी सोच को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करते हैं मेरे वस्त्र, तो चेतावनी देती हूं, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना, किसी नवजात बच्ची को गोद में मत उठाना।
ये बहुत बड़ा इशारा किया है पुरुष समाज की ओर, जिनकी सोच विभत्स है। धर्म की बात करती हैं, धर्म से बचाना है कि अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथ से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती, तो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा जिसे तुम बीच चौराहे सलील कर रहे हो। मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है, मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है। सच में ये झकझोर देने वाली कविताएं हैं, उद्वेलित करती हैं ये कि ऐसा कोई धर्म सच में नहीं सिखाता हिंसा। लोग झूठ बोलते हैं, लोग जो हिंसा करते हैं वे बच्चों को शिकार बनाते हैं, बच्चों को हथियार बनाते हैं अपना, तो ये रोकना होगा हमें। और अब अंतिम कविता है सॉरी आर्यभट्ट सर, शीर्षक कविता भी है ये। उन्होंने हमारे 40 मारे, हमने उनके 300। उन्होंने हमारे एक जवान को बंधक बनाया, हमने उनका विमान गिराया। उन्होंने इतने बम फेंके, हमने उतने गिराए। लाशों की गिनती जारी रही, आर्यभट्ट आज बहुत काम आए। जिन लाशों को पहचाना ना जा सका, उन्हें अन्य की श्रेणी में रखा और अन्य की गिनती हमेशा ज्यादा रही। गणित ने दर्शन को सही साबित कर दिया। कुशल गणितज्ञ बड़ी कुशलता से काम में लगा रहा। संख्याओं से हम कभी अलग नहीं हुए। 110 से 150 धड़कनें प्रति मिनट से लेकर तीसरा और 13वीं तक। गणितज्ञ रोबोट नहीं था, इंसान था। और इतनी लाशें गिरने के बाद अच्छे अच्छे ध्वजाधारी चित्त हो जाया करते हैं। सो समझ गया गिनना होगा कुछ और भी। बम तो मैं गिन सकता हूँ, लाशें भी गिन सकता हूँ, पर कितनी रातें, कितनी आहें, कितने आंसू, कितने तकिए, बोलो कौन गिनेगा। कितने पक्षी, कितने पौधे, कितने दाने, कितने फाके, बोलो कौन गिनेगा। कितने घर, कितने उत्सव, कितनी खुशियां, और उनमें कितना आधापन, बोलो कौन गिनेगा, बोलो कौन गिनेगा। कितने मील चला परमाणु बम, और क्या मीलों और दशकों में कुछ गुणा भाग हो सकता है। कौन गिनेगा कितनी नस्लें कितनी विकृत हो जाएंगी। गणितज्ञ स्वयं शून्य हो गया, संख्याओं के आगे शून्य लगाते। वो इसी शून्य का गुणा कर देना चाहता था, पर युद्ध के आंकड़ों का शून्य से गुणा कर पाना इतना आसान नहीं। कहीं पीछे अतीत में जाकर नफरतों, उन्मादों और सत्ता के मोह को घटाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दोस्तों, शेफाली शर्मा के दिमाग की उपज ये कविताएं यदि आपको पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।